प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग मैथ्स 2 के चैप्टर निर्देशांक भूमिति अर्थात कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 5 के कुछ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। आपके स्क्रीन पर प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 5 का 11वां प्रश्न दिखाई दे रहा है। कैसे सिद्ध कीजिए कि बिंदु P 1 - 2, Q 5 2, R 3 - 1 और S -1 - 5 समांतर चतुर्भुज के शीर्ष बिंदु हैं। समांतर चतुर्भुज के शीर्ष बिंदु होने का पहले मतलब आप समझ लो, समांतर चतुर्भुज किसको बोलेंगे? जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं उसे हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। और उसका गुणधर्म यह है कि जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो आपस में क्या होती हैं? सर्वांगसम होती हैं। तो अगर आमने सामने की भुजाएं सर्वांगसम आ जाएं तो हम कह सकते हैं कि वह समांतर चतुर्भुज है। तो सब डिस्टेंस निकालेंगे। अभी देखो P Q R S है, तो P Q R S से कौन कौन सी भुजाएं बनेंगी? P Q बनेगा, Q R बनेगा, R S बनेगा और P S बनेगा। तो देखोगे इसमें दो भुजाएं जो आमने सामने की हैं वो बराबर आ जाएंगी। अगर बराबर आएंगी इसका मतलब हो गया कि वह समांतर चतुर्भुज है, अर्थात जो दिए गए बिंदु हैं वह समांतर चतुर्भुज के शीर्ष बिंदु हैं। तो देखो यहाँ प्रश्न में भी स्टार्ट करता हूँ। दिया है कि P का 1 - 2, Q 5 2, R 3 - 1, S -1 - 5 ये दिया हुआ है। दूरी सूत्र देखो आप जानते हैं, ये पहले से आपको पता है कि कड़ी में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसी सूत्र का प्रयोग करके हम लोग ये सब निकाले हैं, ठीक ना। तो पहले हम लोग PQ निकालेंगे। PQ में देखो ये हमारा x1 y1 का काम करेगा और यह हमारा x2 y2 का काम करेगा। तो x2 - x1 देखो तो 5 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। तो 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे आ जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। तो 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए PQ इक्वल टू जाएगा कड़ी में 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, कड़ी में कितना आ गया? 32 हो गया। 32 को हम लिख सकते हैं 16 × 2, ठीक। तो जो 16 का जो हमारा वर्गमूल है वो कितना होगा? 4, जो कि बाहर आ जाएगा। तो PQ इक्वल टू हो जाएगा 4 कड़ी में 2। ये PQ हमारा निकल गया। सेम ऐसे ही हम क्या करेंगे? QR, RS और PS निकालेंगे। तो देखो QR के लिए, अभी QR के लिए ध्यान दो, यहाँ पे QR के लिए यह x1 y1 हो जाएगा, Q वाला जो निर्देशांक है, और R वाला क्या हो जाएगा? x2 y2 हो जाएगा, ठीक ना। तो x2 - x1 तो यहाँ आ जाएगा 3 - 5 का होल स्क्वायर, फिर -1 - -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो जाएगा 3 - 5 कितना हो जाएगा? -2 का होल स्क्वायर प्लस ये -1 में -2 ऐड करोगे तो -3 आएगा। ध्यान दो यहाँ पे ऐड हो रहा है, ठीक ना, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। तो माइनस हम माइनस ऐड करते हैं, माइनस ही आता है। तो -3 का स्क्वायर। हमेशा जो है स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही होता है जो उसका रिजल्ट आता है, ठीक ना। जो चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो -2 का स्क्वायर 4 हो गया, -3 का स्क्वायर 9 हो गया। 4 और 9 ऐड करोगे कितना आ गया? कड़ी में 13 हो गया ना। तो QR की वैल्यू आ गई √13। अब देखो यहाँ पे RS में देखो यहाँ पे यह R जो है यह x1 y1 हो जाएगा और यस ये है हमारा ये क्या हो जाएगा? x2 y2। तो यहाँ भी वही x2 - x1 करो, -1 - 3 का स्क्वायर, फिर -5 और -1 का होल स्क्वायर। तो जाएगा -1 - 3 - 4 का होल स्क्वायर, -5 + 1 हो जाएगा। तो -5 + 1 कितना होगा? -4 का होल स्क्वायर। तो -4 का स्क्वायर 16, -4 का स्क्वायर भी 16। तो हो गया कड़ी में कितना आ गया? 32। इसको भी वही लिख देंगे जैसे यहाँ पे किए हो ना, सेम वैसे ही सॉल्व करोगे तो RS बराबर देखो 4√2 आ गया। अब फिर निकालेंगे PS। अब PS के लिए देखो क्या करेंगे हम लोग, यह हमारा x1 y1 होगा, ठीक ना, और यह हमारा x2 y2 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखो x2 - x1 करेंगे तो -1 और -1 का होल स्क्वायर, फिर -5 -2 का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा देखो -2 का होल स्क्वायर, फिर -5 + 2 हो जाएगा। -5 + 2 कितना होगा? -3 का होल स्क्वायर। तो जाएगा -2 का होल स्क्वायर 4 और ये हो जाएगा -3 का 9। तो कितना आ गया? कड़ी में 13 हो गया। तो आप जरा ध्यान दो कि जो परिणाम फर्स्ट और थर्ड है, देख रहे हो ना, ये फर्स्ट और थर्ड PQ और RS दोनों का मान क्या आया है? समान आ गया, ठीक ना।
और जब आप चतुर्भुज बनाओगे तो देखोगे पी क्यू और आर एस आमने सामने की भुजाएं होंगी। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट और थर्ड से पी क्यू और आर एस बराबर हो गया। ऐसे ही सेकंड और फोर्थ से देखो क्यू आर भी कड़ी में 13 आया है, पी एस भी कड़ी में 13 आया है, तो यहाँ ए भी आपस में बराबर हो गया। तो हम देख रहे हैं कि जो आमने सामने की भुजाएं हैं वो आपस में क्या है, सर्वांग सम है। तो हम कह सकते हैं चतुर्भुज पी क्यू आर एस की सम्मुख भुजाएं सर्वांग सम है। तो अगर सम्मुख भुजाएं सर्वांग सम हो गई तो वो चतुर्भुज क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। अर्थात जो दिए गए बिंदु है ना पी क्यू आर एस वह क्या है, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष बिंदु है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 का यदि बिंदु P 2-1 Q -1 3 R -5 -3 और S -2 -5 हो तो सिद्ध कीजिए कि चतुर्भुज P Q R S एक आयत होता है। आयत और समांतर चतुर्भुज में थोड़ा सा अंतर ये है कि आयत में भी आमने सामने की भुजाएं सर्वांग सम होती हैं और समांतर चतुर्भुज में भी आमने सामने की भुजाएं सर्वांग सम होती हैं। लेकिन आयत में एक प्रॉपर्टी और बढ़ जाती है कि उसके विकर्ण भी सर्वांग सम होते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आमने सामने की भुजाएं भी सर्वांग सम दिखाएंगे और उसके विकर्ण भी सर्वांग सम दिखाएंगे। अगर इतना चीज़ आप निकाल लिए और देखें कि आपस में बराबर हैं, आमने सामने भुजाएं बराबर हैं, विकर्ण बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं कि वह चतुर्भुज एक आयत है। तो देखो P का दिया है 2-1 Q -1 3 R -5 -3 S -2 -5। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का वही सूत्र जो है, सूत्र हमने ऊपर ही लिख दिया, एक बार 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 लिखने की जरूरत नहीं है। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखो PQ के लिए यह हमारा x1 y1 होगा और यह क्या होगा, x2 y2 होगा। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x2 - x1 तो क्या हो जाएगा, -1 -2 का होल स्क्वायर, फिर देखो 3 - 1 का होल स्क्वायर। तो क्या मिला हमें, -1 -2 -3 का होल स्क्वायर और 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा 2 का स्क्वायर। तो आ गया -3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। पी क्यू इक्वल टू कितना आ गया, कड़ी में 3। देखो मैं आकृति बना दिया हूँ, खाली आपको जिससे समझ में आए कि कौन सी आमने सामने की भुजाएं हैं और कौन से विकर्ण हैं। आकृति बनाना बहुत आवश्यक नहीं है, आप बना लोगे तो भी चलेगा, नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, अपने समझने के लिए बना सकते हो। मुझे यहाँ जगह खाली थी इसलिए हमने यहाँ पे बना दिया। इसी प्रकार देखो क्यू आर में ध्यान दो, क्यू आर के लिए यह x1 y1 होगा, क्यू वाला x1 y1 होगा और आर वाला क्या हो जाएगा, x2 y2। तो यहाँ पे देखो x2 - x1 क्या होगा, -5 -1 का होल स्क्वायर, फिर -3 का होल स्क्वायर। तो -5 माइनस का माइनस मल्टीप्लाई करोगे कितना जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो -5 + 1 -4 हो जाएगा, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। -3 में -3 ऐड करोगे -6 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो -4 का होल स्क्वायर करोगे 60 हो जाएगा और -6 का होल स्क्वायर करोगे 36। दोनों का ऐड करोगे तो क्यू आर इक्वल टू जाएगा कड़ी में 52। तो पी क्यू निकल गया और क्यू आर निकल गया, ठीक ना। अब इसके बाद देखो यहाँ आ जाना, 1 2 है ना यहाँ पे पी क्यू क्यू आर। अब इसके बाद आपको यहाँ आना है आर एस। अब आर एस के लिए ध्यान दो, ये हमारा आर वाला जो कोऑर्डिनेट है वह x1 y1 हो जाएगा और एस वाला x2 y2 हो जाएगा। तो यहाँ से -2 -5 का होल स्क्वायर, फिर देखो -5 -3 का होल स्क्वायर, ठीक ना। ये बीच वाला माइनस ध्यान रखो, फार्मूले वाला, ये माइनस ये वाला माइनस है ना, ये माइनस यहाँ वाला माइनस है। तो ये जाएगा -2, ये माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, तो -2 + 5 हो जाएगा 3 का स्क्वायर, -5 + 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और -2 का स्क्वायर 4। तो आर एस बराबर कितना आ गया, कड़ी में 3। फिर देखो पी एस निकालेंगे। पी एस के लिए देखो अब यह पी हमारा x1 y1 हो जाएगा और यस जो है यह x2 y2 हो जाएगा। तो वैसे देखो यहाँ पे -2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर -5 -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर, फिर -6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा 16 + 36 हो गया। तो पी एस बराबर आ गया कड़ी में 52। अब आप यहाँ ध्यान दो कि कौन कौन सी भुजाएं बराबर आई हैं, पी क्यू और आर एस आपस में देखो इन दोनों की वैल्यू समान आई है ना, दोनों आमने सामने की भुजाएं हैं। ऐसे यहाँ पे देख दो क्यू आर और पी एस भी आपस में बराबर आया है, क्यू आर और पी एस भी आप करने का मतलब क्या है, आपस में जो सम्मुख भुजाएं हैं वो आपस में क्या है, सर्वांग सम है। तो चतुर्भुज पी क्यू आर एस की जो सम्मुख भुजाएं हैं वो क्या हो गई, सर्वांग सम हो गई। तो हम कह सकते हैं कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस समांतर चतुर्भुज है, जो आप भी इसके पहले वाले आप प्रश्न में हल किए थे। अब समांतर चतुर्भुज तो आपने प्रूव कर लिया, अभी हमें क्या दिखाना है, अगली मंजिल हमारी क्या है, उसको आयत दिखाना है। तो आयत दिखाने के लिए हम पहले विकर्ण निकालेंगे कि विकर्ण भी सर्वांग सम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो देखेंगे, देखो विकर्ण क्या है, पी आर है,
तो पी आर निकालो। पी आर के लिए पी वाला जो x1y1 हो जाएगा और आर वाला क्या हो जाएगा, x2y2 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे देखो -5 -2 का होल स्क्वायर, फिर -3 -1 का होल स्क्वायर। यहाँ से आप देख लो, यहाँ समझ में आएगा। इससे अभी पी आर निकाल रहे हैं ना, तो ये 2 1 x1y1 हो जाएगा, आर वाला x2y2 हो जाएगा। सूत्र यही लगाएंगे जो यहाँ पे लिखा है। तो -7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। -7 का 49, -4 का 16 हो गया। तो पी आर बराबर हो जाएगा कड़ी में 65 हो गया। इसको ले लो 6 ले लिया। अब देखो यहाँ पे ऐसे QS निकाल दो। QS में देखो ये जो Q है ये हमारा x1y1 हो जाएगा और यस वाला जो निर्देशांक है ये x2y2 हो जाएगा। तो यहाँ -2 -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर -5 -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये -2 ये प्लस हो जाएगा, +1 हो जाएगा, तो -2 + 1 -1, और यहाँ -5 -3 -8 का होल स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 1 और इसका 64, तो आ जाएगा करड़ी में 65। तो देख रहे हैं जो हमारा परिणाम 6 और 7 आया है, देख रहे हो दोनों करड़ी में 65 आए हैं। इसका मतलब दोनों का विकर्ण भी आपस में क्या है, बराबर है। तो 5 में हमने समांतर चतुर्भुज प्रूफ किया था और 8 में हमने दिखा दिया कि उनके विकर्ण भी क्या है, आपस में बराबर है। अर्थात 5 और 8 से हम कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस के विकर्ण भी सर्वांगसम है। तो अगर कोई समांतर चतुर्भुज है उसके विकर्ण भी सर्वांगसम हो गए तो वह जो समांतर चतुर्भुज है किस में कन्वर्ट हो जाता है, आयत में। इसलिए जो चतुर्भुज पी क्यू आर एस है वो क्या हो गया, आयत हो गया। 13वां प्रश्न देखो, का a -1 1 b 5 -3 और c 3 5 इन शीर्ष बिंदु वाले त्रिभुजों की माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। माध्यिका जैसा हमने बहुत कई बार बता चुके हैं कि सम्मुख किसी भी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड माध्यिका कहलाता है। ठीक, तो देखो इसमें यहाँ हमने लिखा भी है AD BE और CF क्या है, माध्यिकाएं हैं। AD माध्यिका है, BE माध्यिका है और CF माध्यिका है। तो D क्या हो गया, इस BC का मध्य बिंदु हो गया, F क्या हो गया, AB का मध्य बिंदु हो गया, E क्या हो गया, AC का मध्य बिंदु हो गया, बराबर ना। यहाँ हमने देखो लिखा भी है कि D E F क्रमशः BC AC और AB के मध्य बिंदु हैं। तो मध्य बिंदु है, तो अगर पहले मान लो कि जैसे हम D का निर्देशांक निकाल रहे हैं, बराबर, तो D के निर्देशांक के जो B का जो निर्देशांक होगा, या ध्यान दो, तो B का निर्देशांक होगा क्या, x1 y1 का काम करेगा और C का निर्देशांक x2 y2 का काम करेगा। ठीक ना, जो B है यह x1 y1 हो जाएगा और C क्या हो जाएगा, x2 y2 हो जाएगा। कब, जब हम D का निर्देशांक निकालेंगे तब, मध्य बिंदु सूत्र से। तो देखो इसको हमने डायरेक्टली एक साथ ले लिया है। D का निर्देशांक देखो ये हमारा x का निर्देशांक है और ये y का निर्देशांक इससे निकालते हैं। आप लोग पीछे पढ़े हो ना कि x के निर्देशांक का सूत्र क्या होता है, x बराबर x1 + x2/2, y बराबर y1 + y2/2। तो डायरेक्टली हमने ले लिया, इसलिए ले लिया कि आप पहले सारी चीज़ों का अभ्यास कर चुके हो, ठीक ना, इसलिए हमने इसको यहाँ पे थोड़ा डायरेक्टली ले लिया क्योंकि प्रश्न काफ़ी लंबा हो रहा था। तो x1 x2 कैसे मालूम होगा कि x1 x2 कौन लेना है, देखो D है ना, तो जो D के अगल बगल कौन है, B और C है, तो B वाले का जो कोऑर्डिनेट है वो x1 y1 हो जाएगा, C वाले का x2 y2। ये हमारा x1 y1 हो जाएगा, x2 y2। तो x1 + x2 क्या हो जाएगा, 5 + 3/2 हो जाएगा, और y1 + y2 का मतलब -3 + 5/2 हो गया। सॉल्व कर दो इसको, 5 3 8/2, ये 5 - 3 2/2, 8/2 का मतलब क्या होगा 4 और 2/2 का मतलब 1 हो गया। अब आ जाओ बिंदु E का निर्देशांक। E देखो, E के लिए क्या होगा, A का निर्देशांक x1 y1 हो जाएगा और C का निर्देशांक x2 y2 हो जाएगा। ठीक ना, तो A है ये हमारा x1 y1 होगा और ये C वाला जो है x2 y2 हो जाएगा। तो x1 + x2 -1 + 3/2 हो जाएगा और 1 + 5/2, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा कितना, 1 3। ऐसे देखो F के लिए, अब F के लिए क्या होगा, जो A का निर्देशांक है वह x1 y1 होगा और B का निर्देशांक क्या हो जाएगा, x2 y2 हो जाएगा। यह x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2 हो जाएगा। तो x1 + x2 मतलब 5 1 -1 + 5/2 हो जाएगा और यहाँ जाएगा 1 + -3/2, प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा, तो -2/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 में से 1 गया 4, 4/2। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा कितना, 2 - 1 करेंगे। मतलब अभी हमें क्या निकला, केवल जो मध्य बिंदु का निर्देशांक मालूम हो गया, D का निर्देशांक मिला हमको, E का निर्देशांक मिल गया और F का निर्देशांक मिल गया। अब हमें निकालना क्या है, माध्यिकाओं की लंबाई, मतलब AD की लंबाई निकालना है, BE की लंबाई निकालना है, CF की लंबाई निकालना है। अब देखो AD में A का भी निर्देशांक मिल गया, D का भी मिल गया। तो देखो यहाँ हमने लिखा है माध्यिका AD के लिए A का निर्देशांक -1 1, D का भी आपने फाइंड किया, कितना आया था 4 - 1।
तो दूरी सूत्र से क्या हो जाएगा, वही देखो यहाँ पे जो मैंने लिख दिया है, एक बार लिख दिया है तो वो हमेशा काम आएगा। तो क्या हो जाएगा, देखो यह हमारा अभी AD के लिए यह x1 y1 होगा और यह हमारा क्या हो जाएगा x2 y2। तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 मतलब 4 माइनस माइनस 1 फिर 1 माइनस 1, ठीक। तो आ जाएगा माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करोगे प्लस हो जाएगा 4 प्लस 1 5 का स्क्वायर, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे 0 हो जाएगा 0 का स्क्वायर। तो इसका कुछ मतलब नहीं है, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। तो AD हमारा कितना आ गया 5, मतलब जो माध्यिका AD की लंबाई कितनी आ गई 5। अब ऐसे देखो माध्यिका BE के लिए, माध्यिका BE के लिए B का निर्देशांक देखो 5 माइनस 3 दिया हुआ है, E का भी आपने यहाँ निकाला ना 1 3, ठीक। अब माध्यिका BE के लिए यह हमारा B जो है x1 y1 हो जाएगा और E जो है x2 y2 हो जाएगा। फिर इसी सूत्र में मान रख देंगे हम लोग, ठीक ना। चाहो तो ये सूत्र आप लिख भी सकते हो यहाँ पे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगी। तो B इक्वल टू जाएगा देखो 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर फिर 3 आप माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब इसके बाद देखो यहाँ आ जाओ, जगह चूँकि कम होता है रहता है इसलिए हम इसको इस तरह से करते हैं, और हम दूसरे पेज पर भी कर सकते हैं उसको, लेकिन क्या फिर फिगर हमको समझाने में दिक्कत आएगी, इसलिए हम लोग इसको थोड़ा सा हम इस तरह से ले लेते हैं। तो इसके बाद देखो यहाँ आ गया B 1 माइनस 5 कितना जाएगा माइनस 4 का स्क्वायर और 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हो जाएगा 16 और 36, ये टोटल करेंगे तो B इक्वल टू क्या जाएगा कड़ी में 52। अब कड़ी में 52 का पहले मतलब समझ लो, इसको हम लोग लिख सकते हैं 13 गुणे 4, 13 चौक 52 होता है ना, तो 13 गुणे 4 लिखेंगे, जो 4 का वर्गमूल है वो 2 बाहर हो जाएगा, कड़ी में क्या बचेगा 13। तो B इक्वल टू कितना आ गया 2 कड़ी में 13 हो गया। अब आओ माध्यिका CF के लिए, ध्यान दो माध्यिका CF के लिए, C का निर्देशांक यहाँ पे 3 5 है और F का निर्देशांक आपने निकाला है 2 माइनस 1, ये हमारा x1 y1 हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा x2 y2। तो फिर वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर फिर माइनस 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस 1 का होल स्क्वायर ये माइनस 6 का स्क्वायर। तो हो जाएगा 1 और 6 माइनस 6 का स्क्वायर 36, ये आ गया 37। तो देखो हमने माध्यिका AD की लंबाई 5 पाई, BE का 2 कड़ी में 3 और CF कड़ी में 37। तो माध्यिका की लंबाई क्या हो गई 5 2 कड़ी में 13 तथा कड़ी में 37 हो गया। अगला प्रश्न, सब बड़े बड़े प्रश्न है इसलिए देखो हमें थोड़ा इस तरह से करना पड़ रहा है लाइन खींच के उसको। का यदि D माइनस 76, D देखो दिखाई दे रहा है माइनस 76, E है 8 5 और F 2 माइनस 2, यहाँ पे जो मध्य बिंदु हैं माध्यिकाओं के, ठीक ना, उसका निर्देशांक दे दिया है ना, D का E का F का, त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु हों तो उस त्रिभुज के केंद्र बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। केंद्र मतलब हमें G का मान ज्ञात करना है, इसका निर्देशांक ज्ञात करना है। तो देखो कैसे आप ज्ञात करोगे, क्योंकि A का निर्देशांक दिया नहीं है जो हमारा शीर्ष बिंदु है तो उसको हम लोग x1 y1 मान लिया, B का निर्देशांक दिया नहीं है तो उसको हमने x2 y2 मान लिया, C का निर्देशांक भी नहीं दिया है तो इसको x3 y3 मान लो, और जो केंद्र G है इसका निर्देशांक आप मान लो क्या xy बराबर। अब D का दिया है माइनस 76, E का 8 5 और F का दिया है 2 माइनस 2, ये सब ये तीनों दिया हुआ है, ठीक। तो D E F क्रमशः देखो D किसका मध्य बिंदु है AB का, E किसका है BC का, F किसका है AC का मध्य बिंदु है, ठीक है ना, ये दिया हुआ है। तो देखो मध्य बिंदु सूत्र से पहले हम D का जो x निर्देशांक निकालेंगे, है ना। इसके पहले प्रश्न में हमने डायरेक्ट ले लिया था, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन बनेगा इसलिए हमने इसको अलग अलग लिया। तो D का जो x निर्देशांक का क्या होगा सूत्र x1 प्लस x2 अपॉन 2। अब D का x निर्देशांक देखो दिया है, कैसे मालूम होगा आपको, यहाँ देखो D का x निर्देशांक कितना है -7 दिया है ना, यहाँ दिखाई दे रहा है आपको। तो -7 इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 जाएगा। फिर ये गुणा करेंगे, -7 में 2 का गुणा करेंगे कितना आएगा -14। इसका मतलब x1 प्लस x2 इक्वल टू जाएगा -14। इसको मान लो आप 1 मान लो। अब D का y निर्देशांक जो D है इसका y निर्देशांक का सूत्र क्या बनेगा y1 प्लस y2 अपॉन 2 हो जाएगा। अब ये x1 y1 ध्यान रखना कि जैसे ये हमारा x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो इसके अगल बगल x1 y1 x2 y2 है, तो इसलिए इसमें x1 y1 और x2 y2 आएगा। ये सब चीजें ध्यान रखना आप। अब देखो D का जो y निर्देशांक है D यही है ना, इसका y निर्देशांक क्या है 6 है, तो 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2 हो जाएगा। फिर ये गुणा करेंगे तो y1 प्लस y2 इक्वल टू कितना हो गया 6 दूनी 12 हो गया। तो ये हमारा निकल गया, 2 इक्वेशन निकल गया ये D के माध्यम से, ठीक ना। अब आते हैं E पर। अब E के लिए देखो हमने B को क्या माना है x2 y2 और C को हमने माना है x3 y3,
ठीक ना, यह x2y2 है, यह x3y3 है। तो अब इसका e का अगर हम x निर्देशांक निकालेंगे तो क्या आएगा, x2 प्लस x3 आएगा। जैसे सूत्र में हम लोग नॉर्मली क्या लिखते हैं, x1 प्लस x2 लिखते हैं ना, लेकिन यहाँ पे हमने x2 प्लस x3 लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ x2y2 है और इधर क्या है x3y3 है। यहाँ भी लिखे हो b का निर्देशांक x2y2 और c का x3y3। तो जो इसका यहाँ पे x2 है और यहाँ पे क्या है x3 है, तो यहाँ पे क्या आएगा x2 प्लस x3 अपॉन 2 हो जाएगा। और e का जो x निर्देशांक देखो कितना है 8 है, तो 8 इक्वल टू x2 प्लस x3, तिरिया गुणा करेंगे 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, तो x2 प्लस x3 बराबर 16 हो गया। अब इसके बाद देखो यहाँ आ जाओ, ये तो e का x निर्देशांक निकल गया ना। अब e का y निर्देशांक, e का y निर्देशांक क्या होगा, y1 प्लस y2 नहीं होगा, ध्यान रखना, y2 प्लस y3 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे y2 है और यहाँ पे क्या है y3 है, इसी के बीच का निकाल रहे हो ना e का। तो y2 प्लस y3 अपॉन 2, और e का y निर्देशांक देखो क्या दिया है 5, तो y2 प्लस y3 को 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये हमारा चौथा इक्वेशन हो गया, या इसको रिजल्ट बोलो चाहे इक्वेशन बोलो, सब चलेगा। अब देखो एफ में आ जाते हैं। एफ में देखो ये हमारा x1 y1 है और ये x2 y2 है, सॉरी x3 y3, यह x1 y1 और ये x3 y3। तो इसमें x1 और x3 आएगा और y1 और y3 आएगा, ठीक ना। तो एफ का जो x निर्देशांक है तो क्या हो गया x1 प्लस x3 अपॉन 2। तो x1 देखो x निर्देशांक क्या दिया है, एफ का 2 दिया है, 2 इक्वल टू x1 प्लस x3 अपॉन 2, 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया, तो x1 प्लस x3 इक्वल टू 4 हो गया। अब बिंदु एफ का y निर्देशांक देखो, y निर्देशांक देखो क्या दिया है -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा y1 प्लस y3 अपॉन 2, तिरिया गुणा करेंगे तो y1 प्लस y3 इक्वल टू -4 हो गया। अब इसमें क्या करना है कि जो x वाला इक्वेशन है उसको एक साथ ऐड कर दो और y वाले को एक साथ। तो ये एक वाला देखो x वाला कौन कौन सा है, 1 है, 3 है और 5 है। तो 1, 3 और 5 से क्या करेंगे, लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड करो, राइट को राइट में। तो x1 प्लस x2, x2 प्लस x3, x1 प्लस x3, x1 x2 का मान देखो -14 है, यहाँ पे दिख रहा है, और x2 प्लस x3 का मान 16 है, देखो यहाँ 16 आ गया, और x1 प्लस x3 का मान 4 है, तो यहाँ 4 आ गया। अब देखो x1 यहाँ 2 बार आया, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो 2x1 हो गया, x2 भी 2 बार आया है तो 2x2 हो गया, x3 भी 2 बार आया है तो 2x3। यहाँ ध्यान दो कैसे इसको 16 में 4 ऐड करोगे 20 हो जाएगा, 20 में से 14 निकाल दोगे क्योंकि माइनस है ना, कितना आ गया 6 आ गया। अब क्या करो देखो, सब देखो यहाँ भी 2 2 2 6 है ना, 2 से सब जगह डिवाइड कर दो, 2 से जब डिवाइड करोगे तो यहाँ 2 2 से कट जाएगा तो x1 हो जाएगा, यहाँ भी कट जाएगा तो x2 जाएगा, यहाँ कटेगा तो x3 जाएगा। यहाँ 2 से डिवाइड करोगे 2 3 कितना हो जाएगा 6, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर कितना मिला 3 मिल गया। ये हम इसको मान लो 7। ऐसे ही देखो अभी परिणाम 2 4 और 6 को बाएं में ऐड करो, दाहिने को दाहिने में। तो y1 प्लस y2, y2 प्लस y3, y1 प्लस y3, y1 प्लस y2 का मान देखो 12 है, ये देखो यहाँ पे है ना, y1 प्लस y2 12 है। फिर y2 प्लस y3 10 है तो 10 आ गया, और यहाँ पे देखो y1 प्लस y3 -4 है तो -4 हो गया। तो क्या हो जाएगा देखो, सब यहाँ भी वही है, y1 y1 2y1 2y2 और 2y3 इक्वल टू 12 10 22 हो गया, 22 में से 4 निकाल दो कितना हो गया 18 हो गया। यहाँ भी 2 से डिवाइड कर दो, जब 2 से डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू 9, ये हमारा 7 हो गया, ये 8 हो गया। अभी देखो अभी मंजिल थोड़ा सा हम दूर है, अभी केंद्रों का हमें निकालना है निर्देशांक। तो केंद्र सूत्र क्या होता है, x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 होता है। x1 प्लस x2 प्लस x3 का मान आप निकाला है, देखो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 7 में मिला है, कितना मिला है 3 मिला है, तो 3 अपॉन 3 इक्वल टू कितना आ गया 1। y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, y1 y2 y3 का देखो मान दिया कितना 9, यहाँ मिला ना परिणाम 8 में, तो 9 अपॉन 3 कितना आ गया 3 आ गया। तो x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई। आपने क्या माना था यहाँ पे देखो, केंद्र g का निर्देशांक क्या माना था x y, तो x y की वैल्यू कितनी आएगी 1 3, तो केंद्र g का जो निर्देशांक हो गया वह क्या हो गया 1 3 हो गया। आज का वीडियो अभी समाप्त हुआ, और इस वीडियो को आप लोग बार बार देखिए, क्योंकि इसमें बड़े थोड़ा प्रश्न हैं, तो इसको आप बार बार इसको देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे के वीडियो के बारे में जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद।